हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म में। पंचायती राज सीरीज के अगला टॉपिक पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आपने पहले हमारे प्लेटफॉर्म में जो भी एमसीक्यू आया है उसको देख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें आप अगर पहले एमसीक्यू देखे होंगे तो बताएंगे आप कि पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, और हमारे धारा जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है उसमें किस धारा के अंतर्गत आरक्षण को स्थान दिया गया है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है वहां अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, अभी 2024 में जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन्होंने आरक्षण से ही संशोधन करना चालू किया है। ठीक है, और आगे आने वाले जो निर्वाचन है, जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत का निर्वाचन होगा उसमें इसको संशोधन के तहत लागू किया जाएगा। ठीक, तो वो संशोधन को भी अपडेट करते हुए पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पास पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 35%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन 50% और पांचवा 30%। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर सी रहेगा 25%। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे पास 3 आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, जिसमें पहला 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान है, जिसमें आरक्षण एसटी और एससी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात करता है। ठीक है, और महिलाओं को 1/3 यानी 33% सीट आरक्षित करने को हमारा संविधान बोलता है। ठीक है, लेकिन ये राज्य सूची के अंतर्गत भी आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में हमारा छत्तीसगढ़ एसटी, एससी और ओबीसी तीनों को आरक्षण देने की बात करता है, परंतु यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो 2024 का संशोधन है उससे पहले अगर हमको एसटी एससी को तो आरक्षण देना ही है, अगर एसटी और एससी का जनसंख्या 50% के जो आरक्षण क्राइटेरिया है उसको 50% फुल कर लेता है तो हम वहाँ पर ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। ठीक, और जहाँ पर एसटी एससी 50% के आरक्षण को पार नहीं करते तब शेष भाग का ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अगर हमारे पास किसी क्षेत्र में एसटी और एससी का जनसंख्या 20% ही मिल रहा है तो हम शेष 30% को ओबीसी को देंगे। अगर एसटी और एससी के 50% ही आरक्षण मिल जाता है तो हम ओबीसी को वहाँ पर आरक्षण नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में एसटी, एससी और ओबीसी ये तीनों को आरक्षण था, पर वहाँ एसटी और एससी को तो आरक्षण था परंतु शेष भाग अगर आरक्षण नहीं मिलता तो ओबीसी को कितना प्रतिशत देने की बात करती है, 25%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसटी एससी को आरक्षण तो दिया गया था परंतु अगर नहीं मिलता तो ओबीसी को 25% आरक्षण देने की बात की। पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन 2024 में करके ओबीसी का आरक्षण कितना बढ़ा दिया है, 50%। मतलब एसटी एससी में अगर नहीं मिलता तब ओबीसी जाएगा 50% के आरक्षण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर महिलाओं को 1/2 अर्थात 50% का आरक्षण दिया गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज में। ठीक है, तीसरा एक पेशा एक्ट, आपको याद होगा पंचायती राज के अगर पहले एमसीक्यू फर्स्ट जो टॉपिक है उसको देखे होंगे तो वहाँ पर एक भुरिया समिति का बात करता हूँ मैं। वो 1995 में आया था और 1996 में एक एक्ट लागू किया जिसे पेशा एक्ट कहा गया, जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए था। ठीक, यहाँ पर एसटी एससी को आरक्षण देने की बात करता है 50%, जिसमें जनपद पंचायत और जिला पंचायत में अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ पर वहाँ के अध्यक्ष भी किसके होंगे, अनुसूचित जनजाति के ही होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सेम। और महिलाओं को ये भी 1/2 यानी 50% आरक्षण देता है। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सी। लेकिन अभी 2024 के संशोधन के बाद जो शेष भाग बचेगा, चाहे एसटी एसटी के जितने भी प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद जो शेष भाग बचेगा वो भाग जाएगा ओबीसी के पास। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में
पदों का कुल आरक्षण कुल पदों का है, जिसमें SC, ST, OBC महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। ठीक, तो पंचायती राज चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या फिर भारत के 73वें संविधान संशोधन का, ये महिलाओं को सीधा सीधा बात करता है छत्तीसगढ़ में 1/2 और भारत में 1/3% होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर महिलाओं की बात करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1/2। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित महिला सहित स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं? ए 1/3, बी 2/3, सी 3/3 और डी आधा। तो आपको मालूम होगा आंसर। ठीक, आधा। मतलब प्रत्येक पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा? 50%। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गुजरात। ये ACF का एग्जाम 2021 में हुआ था, उसमें आया हुआ था। तो बताइए किन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? तो एक तो आपको सबको पता है छत्तीसगढ़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात तीनों अपने पंचायत में महिलाओं का स्थान को 1/2 रखे हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, पंचायतों का कार्यकाल। ठीक, जो हमारे भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 243E में रखा गया है। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल ई से बताया था, एंट्री कितने साल के लिए बना रहेगा कार्यकाल। ठीक, तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दूसरा, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है। तीसरा, अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होती है। चौथा, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। जो कार्यकाल होंगे वो 5 वर्ष का ही होगा, परंतु कब से लागू होगा? तो घोषणा, परिणाम की घोषणा की तिथि से नहीं होगा। कब से लागू होगा? तो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से। कोई भी पंचायती राज में 5 वर्ष की अवधि उस प्रथम सम्मेलन से होगी, जहाँ पर क्या करेगा, जो उसके अधिकारी होंगे, मतलब जैसे ग्राम पंचायत के क्षेत्र पे कलेक्टर क्या करेगा, शपथ देगा। उस दिन से प्रथम सम्मेलन जिसमें शपथ ग्रहण होता है, उसी दिन से लागू माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पंचायत का कार्यकाल होगा अनुच्छेद 243E में वर्णन है, और यहाँ पर अवधि कितने साल की होगी? तो 5 वर्ष की होगी। कब से चालू होगा ये 5 वर्ष का कार्यकाल? प्रथम सम्मेलन की तारीख से। ठीक है, और अगर ध्यान रखिएगा, अगर कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अगर भंग हो जाता है तो नया चुनाव कराया जाएगा, जिसकी जवाबदारी किसकी होगी? तो इसकी जवाबदारी होगी राज्य निर्वाचन आयोग की, और आपको 6 माह के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायत के पदाधिकारी होने के लिए निहरताएं। ठीक है, तो पंचायत के पदाधिकारी निहरताएं से प्रश्न देखते हुए पहला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है, या उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरा, यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है। तीसरा, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।
चौथा, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सहकारी बैंक से ऋण लिया है। पांचवा, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतरधर्मीय विवाह किया है। तो ग्राम पंचायत के सदस्य कब अयोग्य नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा या उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। पंचायत सदस्य कब नहीं होंगे? अगर वो पंचायत के कोई लाभ के पद पर, यानी कोई गवर्नमेंट नौकरी लग जाता है उसका, ठीक, या फिर उसको भ्रष्टाचार के लिए सरकार ने बर्खास्त किया, तब वो सदस्य के लिए अयोग्य हो जाएगा। ठीक है। यदि फ्लश शौचालय नहीं है अगर उसके पास फ्लश शौचालय नहीं है तो वो सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित हो जाएगा। हालांकि वो पंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, ठीक, अगर उसके पास फ्लश शौचालय नहीं है। और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, मतलब वो वहाँ का गुंडा है, तभी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो वो अयोग्य माना जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो आप नाम सुनते ही जान लिए होंगे पंचायतों की शक्तियाँ किस प्रावधान में है। तो एक चीज़ बताया था, पार्ले जी यानी पावर। ठीक है। तो यहाँ पर 243 जी में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? पहला, स्वच्छता एवं सफाई। बी, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण। सी, कानून व्यवस्था। बी, जन्म मृत्यु एवं विवाहों के पंजीयन संबंधित अभिलेखों का संधारण। आपको याद होगा, ये शायद दूसरे वीडियो में मैं बताया हूँ कि 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं। इसी में ये सब कौन कौन से कृत्य शामिल हैं उसको बताया गया है। ठीक है। तो वहाँ जाकर एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कानून व्यवस्था। क्योंकि कानून व्यवस्था किसके हाथों में रहती है? तो राज्य शासन के। ठीक है। केंद्र शासित में दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी जगह राज्य शासन में रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? पहला, स्वच्छता और सफाई। दूसरा, ग्रामीण सड़कों, पुलों और पुलियों का निर्माण और अनुरक्षण। तीसरा, सामाजिक वानिकी। चौथा, प्रौढ़ शिक्षा। पांचवा, जन्म मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रख रखाव। छठवां, निराश्रितों की सहायता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक। कौन सा नहीं दी गई है? तो सामाजिक वानिकी नहीं दिया गया है और प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आएगा ना, यहाँ पर ग्राम पंचायत में। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। बी, सार्वजनिक बाजारों और सार्वजनिक मेलों का प्रबंध। सी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। डी, प्राकृतिक आपदाओं से आपाती सहायता की व्यवस्था। ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक, पंचायतों की निधियां और पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति से है। तो बताइएगा आपकी संविधान के किस अनुच्छेद में कर अधिरोपित की बात कही गई है? ठीक है, कमेंट में बताइएगा। हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर प्रकाश कर। दूसरा, वित्तीय कर। तीसरा, सरायों या धर्मशालाओं पर फीस। चौथा, जल कर। पांचवा, बाजार फीस। छठवां, बैलगाड़ी स्टैंड के लिए फीस। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर क्या किया गया था, उत्तर को विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि ये सभी कर सम्मिलित हैं। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत पर अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर हैं
जो बाजार लगता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत उस पर कर लगा सकता है, जैसे भवन या व्यवस्था करने के लिए बाजार को रखने के लिए व्यवस्था किया जाता है ना, उस पर कर लगा सकते हैं। ठीक है। वित्तीय व्यापार करने वाले या आजीविका चलाने वाले व्यक्ति पर देखे होंगे, ग्राम पंचायत के अंदर दुकान रहता है तो ग्राम पंचायत एक टैक्स लगाती है। ठीक है। भूमियों या भवनों पर दोनों पर संपत्ति कर, ठीक, पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर कर, और जैसे स्ट्रीट लाइट रहता है, प्रकाश रहता है, पानी रहता है, और जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली सड़क है उस पर क्या करती है, कर लगाती है। ठीक, तो आर्टिकल 243 एच, एच से हाई बीपी बताया था, तो एच क्या है, हाई बीपी कब हो जाता है, कर लगने से। तो समझ आ गया किस किस पर कर लगा सकती है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती? ए गृह कर, बी वाहन कर, सी तीर्थयात्री कर, डी प्रवेश। तो कौन सा कर नहीं लगा सकती? प्रवेश पर। ठीक है। गृह कर लगा सकती है, जैसे घर बना है ग्राम पंचायत के एरिए पे तो वो कर लगा सकता है। वाहन कर स्टैंड सुविधा देता है तो वो वाहन कर लगाता है। तीर्थ यात्री पर कर, जैसे कोई बाहर जाता है या फिर उसकी व्यवस्था करता है तो उस पर टैक्स लगा सकता है। लेकिन अगर कोई ग्राम पंचायत में आता है तो उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा जांच। ठीक, तो जांच से याद आ रहा होगा आपको जी हुजूरी, जी हुजूरी यानी 243 जे। ध्यान रखिएगा, जो कर वाला था उसमें ग्राम पंचायत 6 अनिवार्य कर लगा सकती है और कुछ ऐच्छिक कर, मतलब 2 प्रकार के कर लगा सकते हैं, अनिवार्य कर और ऐच्छिक कर। ठीक है। चलिए संपरीक्षा से पहला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है? ए संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, बी राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, सी राज्य के वित्त आयोग द्वारा, डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अलग से बना जो विधायिका ने बनाया था। क्लियर। अगला प्रश्न, पंचायत के लेखों का अंकेक्षण करने के विषय में सही क्या है? ए लेखा अंकेक्षण हेतु कलेक्टर उत्तरदायी है, बी राज्य का महालेखाकार लेखा का अंकेक्षण करता है, सी पंचायती अंकेक्षण मंडल लेखा का अंकेक्षण करते हैं, डी राज्य सरकार के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन लेखा का अंकेक्षण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार क्या करेगी, लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन बनाएगी। ठीक है, जो राज्यों के पंचायत में जाकर उनके बही खाते को चेक करेगी। ठीक है, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।